नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी के बारे में। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि भाषा लेखन हेतु प्रयुक्त ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि वर्णों के लेखन का ढंग है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक चिन्ह सुनिश्चित होता है, जैसे अ, ई, क, प आदि। वर्ण ध्वनियों के उच्चारित एवं लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। परिभाषित रूप में कहा जाए तो वर्ण भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। इसे हम मूल ध्वनि भी कहते हैं और ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, इसी कारण इसे अक्षर भी कहते हैं। अक्षर यानी अ प्लस शर अर्थात कभी नष्ट न होने वाला। इन्हें भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर यानी कि वॉवल्स एवं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हालांकि कुछ विद्वानों के मतानुसार अंग्रेजी की ध्वनि औ को सम्मिलित करने पर इसकी संख्या 12 मानी जाती है। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। आइए विस्तार से जानते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग पुकारने, रोने या गाने में किया जाता है। उदाहरण है ओम। यहाँ ओ प्लुत स्वर है क्योंकि इसके उच्चारण में तिगुना समय लग रहा है। वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रहे, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के दीर्घ रूप मात्र नहीं हैं बल्कि अपने आप में स्वतंत्र हैं। पारंपरिक देवनागरी वर्णमाला में अंग और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु वास्तव में न तो इन्हें पूर्ण स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन। अंग अनुस्वार है और अह विसर्ग है। इनका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। इन्हें अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अनुस्वार यह जिस स्पर्श व्यंजन से पूर्व आता है उसी व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में उच्चारित किया जाता है। इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार ध्वनि स्वर के पीछे सुनाई देती है, जैसे बंदर, संबंध, पंकज, डंडा आदि। अनुनासिक अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुख से निकलती है। इसे दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक ध्वनि को स्वर से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चांद, हंस आदि। विसर्ग इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः। आगत स्वर आगत यानी अन्य भाषाओं से आई ध्वनियाँ। औ की ध्वनि मूलतः अंग्रेजी की ध्वनि है, अतः इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में ही होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी, कॉलेज आदि।
कुछ अरबी फारसी से आई ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। इनमें व्यंजनों के नीचे लगा बिंदु नुक्ता कहलाता है। इन ध्वनियों का प्रयोग हालांकि लुप्त होता जा रहा है, फिर भी कुछ शब्दों में इनके बिना अर्थ में अंतर आ जाने से इनका प्रयोग आवश्यक माना जाता है। जैसे सजा, सजावट, सजा, दंड, राज, राज्य, राज, रहस्य आदि। अब बढ़ते हैं स्वरों की विशेषताओं की ओर। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन से युक्त होकर उन्हें पूर्ण बनाता है। स्वरों की मात्राएं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। मूल रूप में जैसे ईख, इमली, आम, अनार आदि। मात्रा के रूप में जैसे म प्लस आ, ल प्लस आ अर्थात माला, प प्लस ई प्लस ल प्लस आ अर्थात पीला। इस समय आप स्लाइड पर स्वरों की मात्राएं देख रहे हैं। मात्राओं के नीचे उदाहरण स्वरूप शब्द भी दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें व समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही मात्राएं हमारे शुद्ध लेखन का आधार हैं। ध्यान रहे, अ की कोई मात्रा नहीं होती। उ तथा ऊ की मात्रा र व्यंजन के मध्य में लगती है। जैसे र प्लस उ रुपया, र प्लस ऊ रूठा। श के साथ री की मात्रा लगाने पर वह श्री बनता है। जैसे श प्लस री अर्थात श्री। री की मात्रा का प्रयोग र व्यंजन के साथ नहीं किया जाता। यहाँ हलंत का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है, इसे ही हलंत कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। अब बात करते हैं व्यंजनों की। बच्चों, व्यंजन शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं, परंतु यहाँ हम उन व्यंजनों की बात नहीं कर रहे हैं। भाषा में व्यंजन से तात्पर्य मुख से निकलने वाली ध्वनियों से है, अर्थात वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिश्रित होती है। व्यंजनों के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक समझते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न स्थानों जैसे तालु, ओष्ठ, दांत आदि का स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ग को अपने वर्ग के पहले वर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। इस प्रकार क से म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती, ये स्पर्श एवं ऊष्म व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, अतः अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म या ऊष्म होकर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। वर्णमाला में कुछ अन्य ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे ड़ तथा ढ़ का प्रयोग। ये ध्वनियाँ ड तथा ढ से उच्चारण एवं प्रयोग दोनों ही रूपों में भिन्न हैं। ड़ तथा ढ़ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य अथवा अंत में ही किया जाता है, जैसे पेड़, बूढ़ा आदि, जबकि ड और ढ का प्रयोग
शब्द के आरंभ, मध्य एवं अंत कहीं भी किया जा सकता है, जैसे डिब्बा, ढक्कन, बुढ़ा आदि। संयुक्ताक्षर, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क और श के मेल से श क्षत्रिय बनता है। श से क्षमा शब्द भी कहते हैं हम। त प्लस र से त्रिशूल, ज प्लस य से ज्ञानी, श प्लस र से श्र यानी कि श्रमिक आदि। वर्णमाला के अंत में ये चार संयुक्ताक्षर श, त्र, ज्ञ और श्र आदि लिखे जाते हैं। द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों के संयोग से निर्मित व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चा, रस्सी, पक्का, गुस्सा आदि। संयुक्त व्यंजन, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर शब्द निर्माण में सहायक बनते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तालिका में दिए गए उदाहरणों को पढ़ें एवं समझने का प्रयास करें। र के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजनों के नियम। स्वर रहित र के बाद व्यंजन आने पर र उस व्यंजन वर्ण पर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे प प्लस र प्लस व पर्व, ध प्लस र प्लस म धर्म आदि। स्वर रहित व्यंजन के बाद र आने पर वह उसी व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लग जाता है। जैसे क प्लस र प्लस म यानी क्रम, उ प्लस ग प्लस र यानी उग्र आदि। स्वर रहित व्यंजन ट, ठ, ड, ढ के बाद र आने पर वह उसी के नीचे स्थान बना लेता है। जैसे ट प्लस र प्लस ए प्लस न ट्रेन, ड प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस आ ड्रामा आदि। त और श के साथ मिलने पर र का रूप बदल जाता है। जैसे त प्लस र प्लस ई प्लस द प्लस ए प्लस व प्लस अ त्रिदेव, श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ यानी श्रम आदि। उच्चारण स्थान के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे गले से कंठ्य, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दांतों के निकट से दंत्य, दांतों के मूल से वत्सर्य, दोनों होंठों से औष्ठ्य, निचले होंठ और ऊपर दांतों से दंतोष्ठ्य। इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रहे चित्र एवं तालिका के माध्यम से इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। अब बात करते हैं स्वर कंपन के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की। स्वर कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद माने जाते हैं, सघोष व्यंजन एवं अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों की गूंज यानी कि घोष मुख से निकलने वाली वायु के साथ मिल जाती है। जैसे ग, घ, अड़, च, छ आदि। यहाँ सघोष व्यंजन की पूरी तालिका दी गई है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अघोष व्यंजन के अंतर्गत वे व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता और मुख से निकलने वाली वायु में कोई गूंज शामिल नहीं होती। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है तो कुछ में अधिक। इसी आधार पर व्यंजनों को अल्प प्राण एवं महाप्राण दो भागों में विभक्त किया जाता है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय और कम वायु की आवश्यकता होती है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में समय और वायु अधिक मात्रा में लगती है। यहाँ अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजनों की तालिका दी गई है। इन वर्णों का स्वयं सस्वर वाचन कर अंतर समझने का प्रयास करें। बच्चों, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि वर्णों के मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजनों एवं स्वरों को अलग अलग करके लिखा जाता है।
इन्हें आप इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रही तालिका में देखकर समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने वर्ण को विस्तारपूर्वक जाना, समझा। हमारे अगले वीडियो शब्द विचार में हम शब्द को विस्तारपूर्वक जानेंगे, तो देखना ना भूलें। व्याकरण संबंधी किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बने रहिए हिंदी जगत सुनीता भटनागर के साथ। आपका दिन शुभ हो।